साया डायन के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। नागिन यानी ब्रजेश ने अपने पूरे शरीर में दिव्या का नाम लिख लिया था। दिव्या वही लड़की थी जो उसे एक दिन पहले डायन कोर्ट में मिली थी। उसके शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां उसने दिव्या का नाम ना लिखा हो। पर पूरे शरीर में दिव्या का नाम लिखने के बाद भी वो तभी भी अपने शरीर काट नाम लिखे जा रहा था और यही बोले जा रहा था कि दिव्या सिर्फ मेरी है, मैं दिव्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ये सारी बात मैंने जैसे ही उस लड़के से सुनी तो मैं तुरंत भागता हुआ नागिन के घर की ओर जाने लगा। और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा नागिन के घर वालों ने मिलकर नागिन को पकड़ा हुआ था। गांव के डॉक्टर उसके पूरे शरीर में दवाई लगा रहे थे, पर डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। फिर उसके डॉक्टर जैसे ही वहाँ से गए, मैं तुरंत नागिन के पास गया और उसके पिताजी से बोला, अंकल क्या हुआ ब्रजेश को? फिर उसके पिताजी ने कहा, पता नहीं बेटे, रात में तो बिल्कुल ठीक था, पर पता नहीं सुबह होते ही इसे क्या हो गया और पता नहीं ये किस दिव्या का नाम लिए जा रहा है और उसी का नाम पूरे में लिखे जा रहा। वैसे बेटा क्या तुम्हें पता है कि ये दिव्या कौन है? उसके पिताजी बात सुनकर मैं उस समय बहुत घबरा गया था, पर मैंने थोड़ा हकलाते हुए कहा, ना नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। पर अंकल तुरंत समझ गए कि मुझे कुछ ना कुछ पता है। इसलिए फिर अंकल ने कहा, बेटा देखो, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, इसलिए बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो, क्या पता इससे मेरी कोई मदद हो जाए। अंकल की बात सुनकर मुझे भी यही लगा कि शायद क्या पता सच में उसकी कोई मदद हो जाए। इसलिए फिर उसके बाद मैंने अंकल को शरीर बता दी जो ब्रजेश शर्ट के चक्कर में रात में उस डायन कोर्ट की तरफ गया था। मेरी सारी बात सुनने के बाद अंकल भी तुरंत समझ गए कि ये सब ब्रजेश क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद ब्रजेश के घर वाले उसे तुरंत पास के ही गांव में ले गए जहां एक तांत्रिक बाबा रहा करते हैं, और मैं भी उस समय उनके साथ ही था। और हम वहां जैसे ही पहुंचे तो तांत्रिक बाबा ने उसे देखकर जो हमें बताया उससे तो हमारे होश ही उठ गए, क्योंकि उन्होंने कहा इस लड़के को अब ठीक नहीं करा जा सकता, क्योंकि इस पर साया डायन का है, उसी डायन का जो उस डायन कोर्ट में है, और वो डायन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बाबा की बात खत्म होते ही फिर ब्रजेश के पिताजी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपके लिए तो ये आम बात है, आप तो ऐसे बहुत से लोगों को पहले ही ठीक कर चुके हैं। बाबा जी आप मेरे बेटे को भी ठीक कर दीजिए। फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा, किसी भूत या फिर कोई आम डायन का साया होता तो मैं इसे जरूर ठीक कर देता, पर बेटा इस डायन कोर्ट की डायन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसके साए से इसे बचा पाना मेरे बस में नहीं। बाबा की सारी बात सुनने के बाद जब ब्रजेश के घर वाले सब वहां से चले गए, पर मैं बाबा के पास ही रुका रहा और सबके वहां से जाते ही मैं बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? फिर बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा पूछो, क्या पूछना है आपको? फिर मैंने कहा, बाबा जी मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि उस डायन को में जो भी जाता है उसकी मौत हो जाती है, पर ब्रजेश वहाँ से रात में तो बिल्कुल ठीक तक आया और सुबह होते ही उसके साथ ये सब हो गया। मतलब बाबा जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस डायन ने ब्रजेश को क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसने उससे पहले तो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। फिर मेरी बात खत्म होते ही बाबा ने कहा, क्योंकि बेटा वो डायन इस लड़के के जरिए किसी को अपने पास बुलाना चाहती है। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा, बाबा वो किसको बुलाना चाहती है? फिर बाबा ने कहा, जिसकी वजह से वो डायन कोर्ट बना है। फिर मैंने कहा, पर बाबा वो डायन कोर्ट तो बहुत पुराना है, लगभग 500 या 600 साल पुराना तो होगा ही क्या, जिसकी वजह से वो डायन कोर्ट बना वो अभी भी जिंदा होगा? फिर बाबा ने कहा, ना, पर जिसकी वजह से वो डायन कोर्ट बना है उसका आखिरी वंशज अभी भी जिंदा है, और उसको मारने के बाद ही उस डायन का बदला पूरा होगा और तभी उस डायन कोर्ट से उस डायन को मुक्ति मिलेगी। बाबा की बातें सुनने के बाद फिर मैंने कहा, पर बाबा ब्रजेश की मदद से वो कैसे उस आखिरी वंशज तक पहुंच सकती है, क्योंकि उसने तो ब्रजेश को पहले ही पागल कर दिया है, तो ब्रजेश कैसे उसकी मदद कर सकता है? फिर मेरी सारी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, वो तो वही जानती है कि वो ब्रजेश की मदद कैसे लेगी। फिर मैंने कहा, बाबा उस जगह में ऐसा क्या हुआ था कि वो जगह डायन कोर्ट बन गई, और उस आखिर वंशज के पूर्वजों ने ऐसा क्या करा था उस डायन के साथ जो वो अभी तक आखिर वंशज को ढूंढ रही है? मेरी सारी बात सुनने के बाद फिर बाबा ने कहा, तो सुनो बेटा, यह बात लगभग आज से 500 साल पहले की होगी। रजत अवनीत को डायन कोर्ट की सारी बातें बता ही रहा था, तभी वो दोनों बाइक से अवनीत के घर तक पहुँच जाते हैं, और तभी अवनीत रजत की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, चल भाई
अब बस कर अपनी इस डायनकोट की बात, चल अब घर आ गया। फिर रजत ने कहा अबे भाई पहले पूरी बात तो सुन ले। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा अरे यार बस कर, मुझे अभी खाना भी बनाना है। फिर रजत ने कहा चल यार आज मेरे घर खाना खा लियो। फिर अवनीत ने कहा ना यार कब तक दूसरों के घर में खाऊंगा, इसलिए ही तो मैं शहर से अपने अंकल आंटी के घर से यहाँ आया हूँ। उन्होंने भी मुझे 10 सालों से पाला, पर कब तक मैं उन पर बोझ बना रहता। पिताजी के खत्म होने के बाद से ही उन्होंने नहीं पाला है, पर अब समय आ गया है कि मैं खुद कुछ करूं। वैसे भी गांव में अपना घर खेत सब है। अवनीत 10 साल से अपने अंकल आंटी के घर में इसलिए रहता था क्योंकि 10 साल पहले उसके पिताजी की मौत हो गई थी और उसकी मम्मी की मौत लगभग 12 साल पहले ही हो गई थी, और उन दोनों की मौत के बाद से ही अवनीत घर में अकेला रह गया था। फिर उसके बाद से ही उसके अंकल उसे अपने साथ शहर लेकर चले गए थे। अवनीत जैसे ही अपने घर जा रहा था तभी रजत ने अवनीत के पीछे से ही कहा रुक भाई, आज मैं भी तेरे ही घर पर रुकता हूँ, थोड़ी बातें करेंगे दोनों रात भर। फिर अवनीत ने कहा हाँ ठीक है, पर तू अपने घर में क्या बोलेगा? फिर रजत ने कहा यही कि मैं आज तेरे घर में ही रुकूंगा, चल अब जल्दी पहले तेरे साथ खाना बनवाता हूँ। फिर अवनीत ने कहा अबे तू बन पाएगा, तुझे आता भी है खाना बनाना? फिर रजत ने कहा अबे भाई तुझे पता क्या है, अभी मेरे बारे में जब किसी की गांव शादी होती है ना तो सब मुझे ही बुलाते हैं जल्दी से खाना बनाने के लिए। फिर अवनीत ने कहा अच्छा चल अब घर के अंदर भी आएगा या बाहर ही खाना बना देगा? इतना बोलकर अवनीत अपने घर का ताला खोलकर अपने घर के अंदर चले जाता है और रजत भी इसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर जाता है और बोलता है अरे वाह भाई तूने तो पूरा घर साफ कर दिया है। फिर अवनीत बोलता है हाँ भाई कल का पूरा दिन लग गया था मेरा घर साफ करने में। फिर रजत ने कहा अरे भाई मुझे बुला लेता, मैं तेरे साथ सफाई करा देता। फिर अवनीत ने कहा पर यार कैसे बुलाता तुझे, मेरे पास तेरा नंबर ही नहीं था। चल अब ये बातें बाद में करेंगे, पहले चल खाना बना लेते हैं। अवनीत के इतना बोलने के बाद दोनों अवनीत के किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। दोनों खाना बना ही रहे थे तभी अवनीत ने कहा अच्छा भाई वैसे जो तो वो डायनकोट वाली बात बता रहा था तो तू ये बताने वाला था न कि वो डायनकोट कैसे बना और उस डायन के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो हमेशा के लिए वही फंस गई। फिर रजत ने कहा अरे अभी तो तुझे उस डायनकोट की कोई बात नहीं करनी थी, पर अब खुद ही वहाँ के बारे में पूछ रहा है। फिर अवनीत ने कहा अरे बताना, अब तो मैं पूछ रहा हूँ। फिर रजत ने कहा तो सुन भाई, जब मैंने बाबा से पूछा कि बाबा वो डायनकोट कैसे बना और वो डायन वहाँ कैसे फंस गई, तो बाबा ने मुझे बताते हुए कहा तो सुनो बेटा, यह बात आज से लगभग 500 साल पहले की होगी। तुम्हारे उसी गांव में एक दिव्या नाम की लड़की रहा करती थी। मैंने जब बाबा से पूछा कि बाबा वो डायनकोट कैसे बना और वो डायन वहाँ कैसे फंस गई, तो बाबा ने मुझे बताते हुए कहा तो सुनो बेटा, यह बात आज से लगभग 500 साल पहले की होगी। तुम्हारे उसी गांव में एक दिव्या नाम की लड़की रहा करती थी और उसकी उम्र उस समय लगभग 21 या 22 साल की ही रही होगी, पर उसकी जो माँ थी वो गांव में जादू टोना करा करती थी। वैसे उस समय तो गांव में काफी लोग थे जो जादू टोना करते थे, पर सब चुप कर करा करते थे। वैसे ही उसकी माँ भी चुप कर छोटे मोटे जादू टोना करा करती थी। फिर बाबा की बात बीच में भी काटते हुए मैंने कहा पर बाबा वो सब जादू टोना चुप कर क्यों करते थे? मेरा मतलब है कोई कुछ भी करे किसी को क्या? फिर बाबा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा वो बेटा इसलिए क्योंकि वो सब काला जादू करा करते थे और भूतों और डायनों की पूजा करते थे। फिर बाबा को बीच में टोकते हुए मैंने कहा पर बाबा भूतों और डायनों की पूजा करके किसी को क्या मिलेगा? मेरा मतलब है हम सब भगवान की पूजा करते हैं तो वो हमें सुख समृद्धि देते हैं, मगर भूत डायन जैसे चीज किसी को क्या दे सकती है? फिर बाबा ने कहा ये जितने भी काले जादू वाले लोग होते हैं ना वो सब भूत पिशाच या डायन की ही पूजा करते हैं, क्योंकि काला जादू लोगों का बुरा करने के लिए होता है और भगवान की पूजा से तो बस अच्छा ही होता है, किसी का बुरा नहीं, इसलिए वो सब भूतों इन सब की पूजा करते हैं। वैसे ही एक दिन दिव्या का माँ जहाँ अभी डायनकोट है वही डायन की पूजा कर रही थी, पर तभी यह बात गांव वालों को पता चल गई। फिर उसके बाद गांव के सभी लोग तुरंत वहाँ पहुँचे और तुरंत दिव्या की माँ को पकड़ लिया, जिसके बाद उन सब ने दिव्या के पूरे परिवार को उसी जगह पकड़ कर लाए। फिर उसके बाद जो उस समय गांव के मुखिया थे यानी उसी आखिरी वंशज के पूर्वज ने उसके पूरे परिवार को वहीं मारकर दफना दिया था। पर दिव्या जो थी वो एक डायन
की बेटी थी, मतलब वो डायन के वरदान से पैदा हुई थी, इसलिए वो मरने के बाद एक डायन बन गई। फिर बाबा को बीच में ही रोकते हुए मैंने कहा, पर बाबा वो एक ही जगह में कैसे फंस गई? फिर बाबा ने कहा, दिव्या मरने के बाद जैसे ही डायन बनी उसने वैसे ही पूरे गाँव में मौत का एक किस्सा चला दिया। उसकी मौत के कुछ दिन बाद से ही रोज गाँव में वो किसी न किसी की जान जरूर लेती और उसी बीच में उसने मुखिया के पूरे परिवार को भी मार दिया। बाबा के इतना बोलते ही मैंने बाबा को बीच में फिर रोका और कहा, पर बाबा आपने तो कहा था अभी भी उस मुखिया का आखिरी वंशज बचा हुआ है, पर अब कह रहे हैं कि उसने पहले ही मुखिया के पूरे परिवार को मार दिया था, तो वो आखिरी वंशज कौन है जिसको अभी भी वो डायन ढूंढ रही है? फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा पहले पूरी बात तो सुन लो। उसने मुखिया के पूरे परिवार को तो मार दिया था, पर उस समय उसका एक बेटा अपने ससुराल गया हुआ था, जिससे मुखिया का बेटा और उसकी बहू बच गए थे। और जब मुखिया के बेटे को उसके गांव की पूरी खबर मिली, तब मुखिया का बेटा अपने गांव जा ही रहा था, तभी उसी रास्ते में बृजनाथ बाबा मिले। बृजनाथ बाबा का नाम शायद तुमने भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं। बृजनाथ बाबा इतने शक्तिशाली थे कि वो सभी देवी देवता से बात करते थे। बृजनाथ बाबा जैसे ही मुखिया के बेटे से मिले तो उन्होंने सारी बातें अपने आप पता चल गयी, क्योंकि वो अंतर्यामी थे। और उन्होंने ये भी पता चल गया कि मुखिया का बेटा वहाँ गया तो उसको भी वो डायन मार देगी, इसलिए बृजनाथ बाबा भी उसके साथ ही चले आए, क्योंकि बस मुखिया के बेटे की ही जान खतरे में नहीं थी बल्कि पूरे गांव की जान खतरे में थी। और सभी की जान बचाने के लिए बृजनाथ बाबा तुरंत उसके साथ उस गाँव में गए, तो उनसे भी वो डायन जल्दी से काबू में नहीं हो रही थी, क्योंकि दिव्या एक डायन की बेटी थी और मरने के बाद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली डायन बन चुकी थी और ऊपर से उसे बदला भी लेना था, इसलिए उसे काबू करना बृजनाथ बाबा के लिए भी कठिन हो रहा था। पर किसी तरह से बाबा ने उसे काबू तो कर लिया, पर जहां दिव्या को दफनाया गया था उसके आसपास जगहों पर बाबा काबू नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो जगह डायन कोट बन गई और वो डायन भी वही फंस कर रह गयी। पर जब उस मुखिया के बेटे का बेटा हुआ तब उस डायन ने किसी का इस्तेमाल करके उसे उस डायन कोट में बुला लिया, जिसके बाद उस डायन ने उसे भी मार दिया। ऐसे करते करते वो मुखिया की हर पीढ़ी में से किसी न किसी को जरूर मार देती हैं और बस मुखिया का वो आखिरी वंशज ही बचा है। पर इस बार जो वो आखिरी वंशज है वो महादेव के वरदान से पैदा हुआ था और उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान है। इस बार मुखिया का वो आखिरी वंशज उस डायन कोट में जाएगा, तो पर इस बार या वो डायन मरेगी या फिर वो आखिरी वंशज। महादेव ने इस बार उसे इसलिए ही धरती पर भेजा है कि वो उस डायन को मार सके, क्योंकि वो डायन अब तक बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी है। और ऐसा जब भी धरती में होता है तब भगवान खुद आते हैं या फिर आपने किसी दूत को धरती की रक्षा करने के लिए भेजते हैं। और इस बार इस काम के लिए भगवान ने मुखिया के उस आखिरी वंशज को चुना है। बाबा की सारी बातें सुनने के बाद फिर मैंने कहा, पर बाबा आपको ये सारी बातें कैसे पता चली? फिर बाबा ने कहा, क्योंकि बेटा मैं उन्हीं बृजनाथ बाबा का शिष्य हूँ और उन्हीं ने मुझे ये सब बातें बताई हैं। बाबा की बात सुनकर फिर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा, बाबा पर आपने तो कहा था वो बृजनाथ बाबा 500 साल पहले थे, तो आप उनके शिष्य कैसे हो सकते हो? फिर बाबा ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्योंकि बृजनाथ बाबा ने 600 वर्ष की उम्र में अपने शरीर का त्याग करा था और उन्होंने जब उस डायन को काबू करा था तब उनकी उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा थी और हमें ही उनका आखिरी शिष्य हूँ। बाबा की बातें सुनने के बाद मैंने फिर हैरानी के साथ कहा, बाबा पर कोई 600 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है? मैंने तो आज तक कभी ऐसा कभी नहीं सुना। फिर बाबा ने कहा, बेटा क्योंकि वो एक महान तपस्वी थे और हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे तपस्वी हुए हैं जो हजारों साल तक जीवित रहे हैं और बृजनाथ बाबा भी उन्हीं में से एक हैं। रजत ने अवनीत को बाबा की सारी बात बता जो उसे बाबा ने एक पहले बताई थी। फिर उसके बाद अवनीत की सारी बात सुनी और बड़ी हैरानी के साथ कहा, भाई तू मुझे ले चलेगा उन बाबा के पास? क्योंकि भाई रजत ने अवनीत को बाबा की सारी बात बता जो उसे बाबा ने एक पहले बताई थी। फिर उसके बाद अवनीत की सारी बात सुनी और बड़ी हैरानी के साथ कहा, भाई तू मुझे ले चलेगा उन बाबा के पास? फिर रजत ने कहा, पर क्यों, तू क्या करेगा वहाँ जाकर? वैसे भी तुझे इन सब बातों में विश्वास कहाँ है? रजत के इतना बोलने के बाद अवनीत अपनी जगह से उठता है और पीठ रजत की ओर करके अपनी शर्ट खोलने लगता है। फिर उसके बाद अवनीत जैसे ही अपनी शर्ट पूरी निकालता और जैसे ही रजत उसकी पीठ की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
फिर उसके बाद रजत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, भाई इसका मतलब तू ही है वो मुखिया का आखिरी वंशज, यानी वो डायन तुझे ही ढूंढ रही है। फिर अवनीत बोलता है, भाई मुझे भी अभी ही तेरी बात सुनकर पता चला, क्योंकि मेरे पीठ पर ये त्रिशूल निशान पैदाइशी हैं, यानी मेरी ही वजह से नागिन पागल हो गया है। फिर रजत ने कहा, अबे भाई इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे तो अभी ही पता चला है, तू इस बारे में ज्यादा मत सोच। और हाँ, चल कल सुबह होते ही हम दोनों उन बाबा के पास चलेंगे, फिर वही बताएंगे कि आगे अब क्या करना है। रजत की बात खत्म होते ही फिर अवनीत ने कहा, पर भाई मेरे पूर्वज की एक गलती की वजह से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। गांव के पता नहीं कितने परिवार ने अपने लोगों को खोया है। काश मेरे पूर्वज बस दिव्या की मां को कोई छोटी मोटी सजा दे देते, उसके पूरे परिवार को मारने की क्या जरूरत थी। फिर रजत अवनीत को समझाते हुए बोलता है, भाई तू समझ क्यों नहीं रहा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी अब हम इतिहास तो बदल नहीं सकते, इसलिए भाई इस बारे में अब ज्यादा मत सोच, कल सुबह हम बाबा से बात करेंगे, फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। रजत और अवनीत बात कर ही रहे थे, तभी अवनीत के घर के दरवाजे को कोई बहुत बहुत तेज थपथपाने की आवाज आती है। अवनीत आवाज सुनकर बोलता है, अरे इतना कौन होगा इतनी रात को। फिर रजत बोलता है, हाँ यार तेरा घर तो 10 साल से बंद था, फिर कौन हो सकता है, क्या पता हो सकता है कि कोई तेरा रिश्तेदार हो और उसे पता चला हो कि तू गाँव आया हुआ है, तो क्या पता तुझसे मिलने आया हो। फिर अवनीत बोलता है, क्या पता हो सकता है, पर मैं तो अपने किसी रिश्तेदार को तो जानता भी नहीं। दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे, तभी अवनीत के घर के बाहर जो भी था वो दरवाजा बहुत जोर जोर थपथपाने लगता है। आवाज तेज होते ही अवनीत अपनी जगह से उठता है और दरवाजे की ओर जाने लगता है, और उसके पीछे पीछे रजत भी जाने लगता है। और जैसे अवनीत ने अपने घर का दरवाजा खुला तो पीछे खड़े रजत की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा बाहर बिरजेश खड़ा था। उसे देखते ही फिर रजत ने तुरंत कहा, अबे बिरजेश यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसके बाद बिरजेश ने अवनीत का हाथ पकड़ा और कहा, वो तुम्हें बुला रही है, जल्दी चलो। फिर अवनीत ने कहा, कौन बुला रही है। फिर बिरजेश ने कहा, वही जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिरजेश की यह बात सुनकर अवनीत और रजत समझ तो गए थे कि बिरजेश किसकी बात कर रहा है, पर फिर भी अवनीत के पीछे से रजत ने कहा, कौन इंतजार कर रही है। फिर उसके बाद बिरजेश ने जो कहा उसे सुनकर तो अवनीत और रजत के होश ही उठ गए, क्योंकि बिरजेश ने कहा, दिव्या तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही दोनों ने बिरजेश के मुंह से इतना सुना, वैसे ही दोनों शौक से हो गए। उसके इतना बोलने के बाद भी अवनीत और रजत कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके बात का जवाब क्या दे, और साथ ही दोनों को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो दोनों क्या करें। दोनों बस मूर्ति बने खड़े ही थे। तभी बिरजेश ने अवनीत का हाथ खींचते हुए कहा, चलो जल्दी, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिरजेश के इतना बोलने के बाद रजत ने तुरंत अवनीत के पीछे से ही अवनीत का हाथ बिरजेश के हाथ छुड़ाया और कहा, बिरजेश तू चल, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। फिर बिरजेश ने कहा, नहीं अभी चलो, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है और उसने मुझे तुम्हें साथ लाने को कहा है, इसलिए अब चलो जल्दी। बिरजेश के इस बार इतना बोलने पर अवनीत को पता नहीं उस समय क्या होता है कि वे बाहर की ओर जाने लगता है, पर तभी रजत अवनीत को बाहर जाता देख तुरंत उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है, तू बाहर क्यों जा रहा था जब तुझे पता है दिव्या कौन है। फिर अवनीत ने कहा, भाई मुझे पता है तभी तो जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बिरजेश की इस हालत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। और हाँ, बाबा ने तुझे ये भी तो बताया था ना कि वो डायन मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकती। फिर रजत ने कहा, पर भाई उस डायन को कैसे मारना है ये भी तो पता होना चाहिए, और ये बस वो बाबा ही बता सकते हैं, इसलिए भाई आज भर रुक जा बस। यह दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे, तभी घर के बाहर से बिरजेश बड़ी जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगता है, और दरवाजा ठोकते हुए ही बाहर से बोलता है, मेरे साथ चलो, नहीं तो वो मुझे मार देगी, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, वो मुझे आज सच में मार देगी। अवनीत जैसे ही बिरजेश के मुंह से इतना सुना तो वो रजत से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, रजत मेरा हाथ छोड़, तूने सुना नहीं क्या, अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो डायन बिरजेश को मार देगी। फिर रजत बोलता है, अरे भाई वो डायन कुछ नहीं करेगी बिरजेश को, अगर उसे बिरजेश को मारना ही होता तो वो उससे पहले ही नहीं मार देती, और वैसे भी वो बिरजेश नहीं बोल रहा है बल्कि उससे वो डायन ये सब बुलवा रही है, क्योंकि बिरजेश तो 1 साल से दिव्या के नाम के अलावा
कुछ नहीं बोलता था, पर आज अचानक से वो बिल्कुल सही से बात कर रहा है। इसलिए भाई मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं मानता हूँ कि तू ही है वो जो इस डायन को मार सकता है, पर बिना ज्ञान के महाशक्ति भी कोई काम की नहीं होती। रजत के इस बार इतना बोलकर अवनीत को अपने साथ उसके कमरे तक ले जाता है, पर ब्रजेश अभी भी अवनीत के घर के बाहर से उसके घर का दरवाजा बड़ी जोर जोर से टोक रहा था और बस यही बोले जा रहा था कि चलो मेरे साथ, नहीं तो वो मुझे आज मार देगी। बस इतनी ही बात वो बार बार बोल रहा था। फिर तभी अवनीत रजत से बोलता है, भाई अब ब्रजेश का क्या करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आज यहाँ से वापस जाएगा और कहीं आज ये मेरे घर का दरवाजा ही ना तोड़ दे। फिर रजत बोलता है, अरे तू इस पर कुछ ज्यादा ध्यान मत दे, वो कहीं नहीं तोड़ पाएगा दरवाजा, इसलिए तू चिंता मत कर और सो जा। रजत के इतना बोलने पर अवनीत अपने बिस्तर में जाकर लेट जाता है और रजत भी उसके बगल में ही आके लेट जाता है। फिर उसके बाद जैसा रजत ने बोला था बिल्कुल वैसे ही ब्रजेश थोड़ी देर तक दरवाजा टोकता है। फिर उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। अवनीत और रजत दोनों बिस्तर पर लेटे हुए तो थे ही और लेटे लेटे थोड़ी ही देर में दोनों की आँख भी लग गई और जब उन दोनों की आँख खुली तो सुबह हो गई थी। फिर उसके बाद दोनों उठे और फ्रेश होकर नाश्ता बना ही रहे थे, तभी रजत का फोन बजने लगता है। फोन की आवाज सुनकर रजत अपना फोन अपनी जेब से निकालता है तो फोन की स्क्रीन पर लोकेश लिखा आ रहा था। फिर उसके बाद रजत तुरंत फोन उठाकर अपने कान से जैसे ही लगाया तो दूसरी ओर से लोकेश ने जो बोला उसे सुनकर तो रजत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कान कहीं कुछ गलत तो नहीं सुन रहे, क्योंकि फोन के दूसरे से लोकेश ने रजत को कहा, भाई जल्दी डायन कोर्ट में आ, क्योंकि कल उस डायन ने ब्रजेश को मार दिया और उसकी लाश अभी भी उसी डायन कोर्ट में पड़ी है। आगे की कहानी